वालेकुम एंड वेलकम टू द C++ सीरीज। इस सीरीज की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथ के बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बात की थी कि C++ हमें कौन से बिल्ट इन मैथ फंक्शंस प्रोवाइड करती है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे टूल्स या होते हैं, यानी कुछ ऐसे टूल्स जो कि C++ के अंदर प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। तो फ्लो एग्जीक्यूशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है कि हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो किस तरतीब से रन होगी, यानी पहले कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, उसके बाद कौन सी होगी, इस तरह से जो इसकी तरतीब होगी उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो C++ के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स और सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो जब भी कोई प्रोग्राम है वो उसके कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर एंटर होता है, तो अगर उस प्रोग्राम का कुछ इस तरह से फ्लो चल रहा है कि इस डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहली स्टेटमेंट, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यानी एक तरतीब के साथ अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके बाद यहाँ से वो प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाता है, यानी प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो इस तरतीब से अगर प्रोग्राम रन होता है तो उसे हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहेंगे। तो इसकी अगर हम एक एग्जांपल लें एक तरतीब से प्रोग्राम जो है उसके रन होने की, तो फर्ज करें हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो दो नंबर्स यूजर से इनपुट लेता है और उसके बाद उसके एडिशन फाइंड करने के बाद उसे प्रोग्राम को यानी एडिशन फाइंड करने के बाद उसे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देता है। तो इस किस्म के प्रोग्राम को हम देखते हैं कि वो किस तरह से उसकी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन काम कर रही है। तो सबसे पहले अगर यहाँ से प्रोग्राम को हम देखें तो सबसे पहले वो एक वेरिएबल बनाएगा, तो उसके बाद वाली स्टेटमेंट को रन करेगा, यानी एक प्रॉम्प्ट शो करेगा। इसी तरतीब से अगर वो आगे रन करे तो हम देख सकते हैं कि वो सबसे पहले जो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल इनपुट के तौर पर ले रहा है और उसके बाद दूसरा वेरिएबल। इसी तरह से जो तीसरे वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है उसको भी परफॉर्म करके हमारे पास जो एडिशन का आंसर आएगा उसे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा रहा है। तो बेसिकली हमारी जो रनिंग होने का प्रोसेस है जो वो एक के बाद एक स्टेटमेंट है, यानी एक तरतीब से काम हो रहा है। तो इस किस्म की जो हमारे प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसे कहते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर, यानी एक तरतीब से काम का होना। अब जो दूसरा प्रोग्राम हम दूसरे की जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं वो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो इस सिलेक्शन स्ट्रक्चर के केस में जब एक प्रोग्राम एंटर होता है, यानी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर एंटर होता है, तो वो सामने अपने एक कंडीशन देखता है, यानी एक शर्त देखता है। अब उस शर्त पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेटमेंट रन होगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटमेंट रन भी होगी या नहीं। तो इस तरह से सबसे पहले वो कंडीशन देखेगा, एक शर्त देखेगा कि अगर ये कोई शर्त जो है जो रखी गई है अगर वो पूरी होती है, यानी वो कंडीशन के ऊपर जो हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स लिखकर जो भी कंडीशन लिखते हैं अगर वो ट्रू होती है तो उस सूरत में एक स्टेटमेंट जो है उसे रन किया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी सूरत में वो स्टेटमेंट जो है या वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो उस सूरत में कोई दूसरी स्टेटमेंट रन की जाएगी। तो इस सूरत किस्म की स्ट्रक्चर को हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एक कंडीशन पर डिपेंड कर रही है। अगर वो कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो कोई और स्टेटमेंट, अगर फॉल्स होती है कोई और स्टेटमेंट, यानी इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन या उसके स्टेटमेंट्स के रन होने की तरतीब क्या है। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्ज करें कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी स्टूडेंट से उसके मार्क्स इनपुट लेता है और उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट है उसे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाता है। तो रिजल्ट क्या हो सकता है, फेल हो सकता है या पास हो सकता है। तो इसकी सूरत में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एक ऐसा क्राइटेरिया रखेंगे, एक ऐसी फिक्स्ड वैल्यू रखेंगे जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोग्राम हमें ये शो करेगा कि स्टूडेंट पास है या ये शो करेगा कि स्टूडेंट जो है वो फेल है। तो इसकी सूरत में क्या होगा, फर्ज करेंगे हमारे पास हमने 50% का एक क्राइटेरिया रख लिया। अब प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अब उसे चेक करेगा। फर्ज करें कि हमारे स्टूडेंट ने जो मार्क्स एंटर किए थे वो 50 हैं, हमने एक 40% का क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो अगर 40% से 50 यानी मार्क्स हैं तो 40% अबव हो जाएंगे तो वो कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, यानी मार्क्स जो है वो उस फिक्स वैल्यू से अबव हो गए। तो उस सूरत में वो शो करेगा कि द स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है उसका रिजल्ट ये है कि वो पास है। और दूसरी सूरत में वो ये शो करेगा कि स्टूडेंट जो है वो फेल है। तो हमारे प्रोग्राम का जो क्राइटेरिया, जो डिपेंडेंसी है हमारे स्टेटमेंट्स के रन होने की, वो एक कंडीशन के ऊपर है। तो ये प्रोग्राम बेसिकली उसी तरह से काम कर रहा है जिसको जैसे मैंने आपको समझाया। अब इस इफ एल्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारा जो काम था वो ये था कि ये लॉजिक किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं।
तो सबसे पहले जो हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर है वो है इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा हो, अगर मैं आपको सिंपल बात बताऊं तो अगर ऐसा हो, यानी एक ऐसी कि कोई कंडीशन को के ट्रू होने की बात हो, या अगर ऐसा हो तो ऐसा कर दो, बस इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से है कि इसके बाद आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन आपको लिखनी है। कंडीशन से मुराद वही रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करके हम कोई कंडीशन लिखेंगे कि ये शर्त पूरी होगी, तो फिर इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास एक शख्स है जिसे अपने घर से बाहर जाना है। अब घर से बाहर जाने को आप प्रोग्राम का रन होना कह लें कि यहाँ से प्रोग्राम का कंट्रोल जो है एंटर होगा और उसने रन होना स्टार्ट कर दिया, तो उसे यहाँ से गुजर कर बाकी जो प्रोग्राम है उसकी तरफ जाना है। तो प्रोग्राम जो अपने फ्लो को एग्जीक्यूट कर रहा है और रास्ते में अब उस दूसरे शख्स की बात कर लेते हैं, उसको हम एक लिंक करके इस एग्जाम्पल से देखेंगे। तो शख्स को घर से बाहर जाना है, वो सोचता है कि अगर घर से बाहर जाना है तो पहले वो सोचेगा कि अगर बाहर मौसम जो है उस बारिश हो रही है तो उस सूरत में मैं अपने साथ एक छतरी लेकर जाऊंगा, एक अम्ब्रेला लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह से काम हो रहा है कि अगर रास्ते में एक कंडीशन उसने बता दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो उस सूरत में मैं इस स्टेटमेंट को रन करूंगा। लेकिन अगर दूसरी सूरत में अगर वो हमारी वो जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, यानी बाहर बारिश नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा कि वो सिंपली उसको वहीं पे उस सोच को छोड़ेगा और सिंपली वहां से घर से बाहर निकल जाएगा, यानी उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, यानी ये हमारी जो इसके अंदर कंडीशन लिखी गई है ये फॉल्स हो जाती है, तो वो सिंपली यहाँ से इस चीज को स्किप करेगा और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में चला जाएगा, यानी इस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ जाएगा। फिर बाद में जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह लिखी गई होंगी वो उन्हें रन कर देगा। अब मैं आपको इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, उससे इसके जो फर्दर चीज़ें हैं वो मैं इसे समझाऊंगा। हमारे पास ये एग्जांपल है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि एक नंबर यूज़र से ले और बताए कि ये नंबर अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो बताए कि ये नंबर पॉजिटिव है। अब बात जो है वो सिर्फ इतनी सी ही है, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। अब मेरे पास चूँकि ये प्रोग्राम एक 11th ट्यूटोरियल का प्रोग्राम है तो यहाँ पर मैं बॉयलरप्लेट कोड वगैरह लगाता हूँ और जो प्रोग्राम है उसे लिख के मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोग्राम काम किस तरह से कर रहा है। प्रोग्राम जो वो मैं लिख चुका हूं, तो फर्ज करें ये प्रोग्राम की हम जो है वो तरतीब देखते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। तो हमारी जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है किसी प्रोग्राम के काम करने का की तरतीब होती है वो इसी तरह से होती है कि ऊपर से नीचे की तरफ उसने आना है। तो वो सबसे पहले जो हमसे यूजर से एक इनपुट लेता है, उसके बाद अब यहाँ पर जो एक कोड का ब्लॉक है उसे भी जो कि उसे रन करना है, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि इफ नम इज ग्रेटर देन 0, तो जो नंबर मैंने उसे इनपुट के तौर पर दिया है अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 हो जाता है, 0 के अलावा, यानी अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखता तो फिर इसके अंदर 0 भी शामिल हो जाता, लेकिन अगर 0 से नंबर अबव हो रहा है तो उस सूरत में उसे प्रिंट करना है कि सी आउट द नंबर इज पॉजिटिव। तो वो इस तरह से ही काम करेगा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसे प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी नंबर जो मैंने एंटर किया है वो 0 हो जाता है या 0 से कम हो जाता है, तो वो उसे सिंपली इस ब्लॉक को स्किप करेगा और जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम है, यानी यहाँ पर जो चीजें भी लिखी होंगी, तो इस वक्त तो यही है कि प्रोग्राम को जो है वो एंड कर दो, तो यहाँ पर जो चीज भी लिखी होगी वो इसके ऊपर चला जाएगा। अब इसे हम रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक नंबर हमसे मांगा है, अगर मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ या 1 लिख देता हूँ तो उस सूरत में तो ये क्या करेगा कि जो इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट थी वो इसे रन कर देगा। तो ये इसने रन कर दिया ना, नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन दूसरे केस में कि अगर हमारी जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो जाती है, यानी 0 में मैं 0 से कम कोई वैल्यू यानी -1 एंटर करता हूँ, तो उस सूरत में ये होगा कि वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को जो है वो स्किप कर देगा, क्योंकि कंडीशन तो हो गई है फॉल्स, इसे स्किप करेगा और उसके बाद का जो प्रोग्राम है उसे रन कर देगा। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सिंपली इसने कोई भी आंसर नहीं दिया क्योंकि इसके बाद रिटर्न 0 था, यानी प्रोग्राम ने वैसे ही एंड हो जाना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अब आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि आपने इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है और जहाँ पर हमने कंडीशन ग्रेटर देन 0 की रखी थी वहाँ पर कंडीशन को लेस देन 0 रखकर
उसके अंदर जो आउटपुट है उसे द नंबर इज नेगेटिव शो करना है, यानी नंबर अगर 0 से कम होगा तो उसे ये शो कराना चाहिए कि नंबर जो है वो नेगेटिव है। अब इस पोस्ट को, अब इस जो भी मैंने आपको ये प्रोग्राम दिया इसे आप ज़रूर जो है वो पोस्ट करें। मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत कम पोस्ट करते हैं, बल्कि ज़्यादातर तो करते नहीं है। तो ऐसा ना किया करें, ये आपके लिए है कि आपकी इससे प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं द एल्स स्टेटमेंट की। तो एल्स स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर ऐसा हो जाए तो वैसा कर दो, और इफ एल्स के केस में ये है कि अगर मजीद कोई अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा कर दो, वरना ऐसा कर दो। तो इसकी अगर हम इसका सिंटैक्स देखें, मुझे उम्मीद है कि ऐसा वैसा कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो एल्स स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली हमें एक ऐसी स्टेटमेंट दूसरी एक और चीज प्रोवाइड करती है कि फर्ज करें कि हमारे पास ये, क्योंकि मैंने पहले तो एक कंडीशन देखी थी कि अगर ये कंडीशन जो है फुलफिल होती है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दो। लेकिन अगर यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो रही थी तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें सिंपली उस प्रोग्राम कोड को यहाँ से स्किप करके प्रोग्राम के रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम की तरफ चले जाना था। लेकिन इस सूरत में हमारे पास एल्स की सूरत में, यानी ये जो सिंटैक्स है वो तो आप देख चुके हैं कि उसके बाद एल्स के बाद जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर हमें एक और जो है वो कोई भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर जो उसके बाद वाली एल्स के अंदर जो पार्ट है उसे रन कर दो, यानी इस सूरत में कोई ना कोई कोड रन जरूर होगा। तो ये फर्क है हमारी इफ कंडीशन में और इफ एल्स की कंडीशंस में। तो अगर हम उसी एग्जाम्पल को देखें जो हमने पहले बात की थी, तो उस सूरत में ये था कि अगर किसी शख्स को अपने घर से बाहर निकलना है, वो पहले सोचता है कि यार अगर मेरे पास जो बाहर अगर बारिश हो रही है तो उस सूरत में मैं अपने साथ एक छतरी जो है वो लेकर जाऊंगा। लेकिन उसके बाद अब ये था कि वो वहीं पे सोचता था अगर तो जो बाहर बारिश हो रही थी तो फिर वो अपने साथ छतरी ले जाता, लेकिन दूसरी सूरत में वो सिंपली वहां से बाहर निकल जाता, वो और कुछ नहीं सोचता। लेकिन इसकी सूरत में ये है कि अगर वो सोचेगा कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो उस सूरत में तो अपने साथ छतरी लेकर जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं हो रही है यानी बारिश वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती, तो दूसरी सूरत में वो कहता है कि चलो मैं जाते हुए सन ग्लासेस जो है अपने साथ ले जाऊंगा। तो यही ये प्रोग्राम उसी तरह से काम कर रहे हैं कि हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में एक दूसरी जो हमारे पास चीज भी मौजूद होती है कि हम ये काम नहीं तो दूसरा काम जो है उसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब ये काम जो हो जाएगा, यानी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी, अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो उसके वाली स्टेटमेंट रन होगी। तो उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम वही अपना काम करेगा। इसकी अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये प्रोग्राम जो है हमारे पास एक प्रोग्राम उसने हमने दिया हुआ है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो यूजर से इसकी एज इनपुट करे। अगर वो एज जो है वो ग्रेटर देन 18 हो जाती है, मैं यहाँ पर इसे इक्वल टू भी लिख देता हूँ क्योंकि नॉर्मली जो 18 वाले होते हैं उन्हें भी इजाजत होती है ड्राइविंग करने की। तो अगर जिसकी जो भी हमारे पास यूजर है उसकी एज 18 या 18 से अबव हो जाती है तो फिर ये प्रिंट करो कि यू कैन ड्राइव, अदरवाइज प्रिंट करो कि यू कांट ड्राइव। यानी हमारे पास उसके अलावा भी एक स्टेटमेंट है जो हम पहली ट्रू वाली स्टेटमेंट के फॉल्स होने की सूरत में रन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं जो प्रोग्राम लिखता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। देख सकते हैं कि मेरा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसको आप सब समझते हैं कि सबसे पहले वो एक यूजर से उसकी एज लेगा, फिर वो देखेगा कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर एज उसकी ग्रेटर देन 18 होती है तो इस स्टेटमेंट को रन कर दो। लेकिन उसकी दूसरी सूरत में अगर कोई भी और काम होता है, यानी एज जो है वो 18 से कम होती है या 0 से भी कम हो जाती है, तो उस सूरत में उसे सिंपली प्रिंट कर देना है कि यू कांट ड्राइव। अब इसे हम रन करके देखते हैं कि क्या ये मैंने जैसे कहा था उसी तरह से काम भी कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 18 लिखता हूँ तो हमारी अब कंडीशन जो थी वो पहले से चेंज है, यानी हमारे पास उसने इक्वल टू भी कहा था तो इसे इक्वल टू भी साथ लिखना पड़ेगा कि अगर 18 या 18 से ऊपर हमारी एज होती है तो उस सूरत में वो पहली स्टेटमेंट को रन करेगा। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब इसे दोबारा से मैं सेव करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले सेव की नहीं किया था, तो इसे दोबारा से सेव करके रन करते हैं। ये पूछता है कि एंटर योर एज। अब यहाँ पर अगर मैं
18 लिखता हूं तो उसने कह दिया यू कैन ड्राइव। लेकिन 18 से अब अगर मैं, क्योंकि इससे अब तो मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो तो यही कहेगा कि यू कैन ड्राइव, लेकिन इससे कम अगर कुछ लिखता हूँ यानी 5 years एज लिखता हूँ तो यू कान ड्राइव। तो एक लॉजिकल सी बात है कि अगर 18 से ऊपर जो है उम्र होगी तो उस सूरत में आप ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। वैसे तो हमारे मुल्कों में तो ऐसे ही होता है, 18 से कम वाले भी कर रहे होते हैं, लेकिन चलो प्रोग्राम के हद तक ही सही। अच्छा, अब ये इस टास्क की बात करते हैं कि आपको एक जो प्रोग्राम लिखना है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो यूजर से एक इनपुट ले, यानी दो नंबर जो हैं वो इनपुट के तौर पर ले, और उसके बाद अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, यानी वहां पर आप वेरिएबल्स को यूज करेंगे, अगर पहला नंबर दूसरे वेरिएबल से बड़ा है तो उसकी सूरत में आपको प्रिंट करना है द नंबर इज लार्जर, और एल्स के पोर्शन में आपको प्रिंट करना है द नंबर इज स्मॉलर, यानी जो नंबर पहले वाला बड़े दूसरे से बड़ा होगा तो वो कह देगा द नंबर इज लार्जर, और दूसरी सूरत में यही होगा कि द नंबर इज स्मॉलर देन द फर्स्ट नंबर। अच्छा, अब बात करते हैं द एल्स इफ स्टेटमेंट की। अब इसके अंदर और पहली वाले के अंदर फर्क ये था कि हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन थी और दूसरी उस कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में हमारे पास एक दूसरा ब्लॉक था जिसे हम एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमें एक से ज्यादा कंडीशंस की जरूरत पड़ जाए, तो उस सूरत में हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट जो है वो काम आती है। तो इसके अंदर ही हमें ये हमारे पास है कि अगर जिस सिंटैक्स को आप देखें तो पहली इफ कंडीशन तो वैसी की वैसी है, लेकिन उसके साथ एक और चीज का इजाफा हुआ है एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इसके साथ बाकी जो सिंटैक्स है वो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर एल्स इफ का इजाफा हो जाएगा। तो उसके बाद जो ब्रैकेट्स के अंदर हम एक कंडीशन रखेंगे और उसके बाद जो भी करली ब्रेसेस है उसके अंदर कोई एक ब्लॉक है होगा जो कि कंडीशंस के ट्रू होने की सूरत में एग्जीक्यूट होना है। अब एल्स इफ की आप कितनी भी हो सकती हैं, इफ के बाद एल्स इफ, फिर और जितनी चाहें आप एल्स इफ रख सकते हैं, लेकिन उसके एंड पर आपको एक एल्स रखना भी जरूरी है। तो एल्स एक ऐसा कोड होगा जो कि एक डिफॉल्ट कोड होगा, यानी इससे पीछे जितनी भी कंडीशंस हैं तो उनके तमाम के कंडीशंस के फॉल्स होने की सूरत में ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। तो अब बात करते हैं इसकी एक एग्जांपल की। तो वही अगर हम एग्जांपल लें, पहले वाली जो एग्जांपल थी, यहाँ पर ये जो कोड है ये तो कुछ और ही कह रहा है, लेकिन हम एक जो है वो कोई और ही यही बात करते हैं कि फर्ज करें उस शख्स को जो अपने घर से बाहर जाना है वो सोचता है कि मेरे पास दो कंडीशंस हैं। अब पहले तो उसके पास एक कंडीशन थी, अब तो सोचता है कि फर्ज करो कि कहता है कि अगर मेरे पास जो है बारिश अगर बाहर हो रही हुई तो उस सूरत में मैं अपने साथ छतरी लेकर जाऊंगा, यानी प्रोग्राम तो यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा, क्या करके निकलेगा ये डिसाइड करना है। तो वो घर से निकल के आता है कि मैं छतरी लेकर बाहर जाऊंगा, लेकिन दूसरी सूरत में अगर बाहर जो है वो फिर से कहता है कि मैं फिर से देखूंगा कि मौसम किस तरह से का है, तो अगर बाहर बारिश की जगह ऐसा हुआ कि बाहर बादल हुए हैं तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा कि मैं अपने साथ एक रेन कोट लेकर जाऊंगा, यानी वो फिर से दूसरी एक और कंडीशन भी रख रहा है। तो फिर वो कहता है जी अगर इन दोनों में से कोई काम नहीं हुआ तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जो है वो कुछ नहीं करूंगा, मैं वैसे ही घर से बाहर चला जाऊंगा। इस सूरत में वो कोई भी ऐसी चीज वो नहीं रखता। तो इसी तरह से ये है कि हम एक से ज्यादा कंडीशन जो है उन्हें रख सकते हैं इफ एल्स की सूरत में। इसे इफ एल्स लैडर भी कहते हैं, यानी हमारे पास एक कंडीशन होती है पहली इफ की जो है वो कोई भी इफ के ब्लॉक में, उसके बाद एल्स इफ हम कितने भी लगा सकते हैं, और एल्स में एक ऐसी चीज हम लिखेंगे जो कि हम इन तमाम कंडीशंस के फॉल्स होने की सूरत में करेंगे। अब इस प्रोग्राम को भी देख लेते हैं कि एक वेदर कंडीशन नाम का उसने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, फिर वो पूछता है कि वेदर कंडीशन किस तरह की है, यानी सीन करता है। अगर वेदर कंडीशन जो है वो रेनी है तो उस सूरत में कहो जी इट्स रेनिंग लेट्स स्टे होम एंड वॉच अ मूवी, के घर पर रहो और एक मूवी देखो। और दूसरी फिर एक और कंडीशन को देता है एल्स इफ, अगर ऐसा हो तो ऐसा करो, वरना अगर मौसम अगर बारिश जो भी मौसम है वो अगर धूप वाला मौसम है तो चलो बाहर चलते हैं एक पिकनिक के लिए, पार्क में चलते हैं। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो एक और कंडीशन दे दी गई है कि अगर ऐसा हो कि वेदर कंडीशन क्लाउडी हो तो एक मौसम जो है वो क्लाउडी है, एक वॉक के लिए चलते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी वो उसने जो वेदर कंडीशन दी है वो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, रेनी भी नहीं है, सनी भी नहीं है, क्लाउडी भी नहीं है, तो एल्स के पोर्शन में एक ऐसा कोड ऑफ ब्लॉक होगा जो आखिर में रन होगा। यानी वो कह रहा है कि सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड द वेदर कंडीशन यू एंटर्ड। उसके पास ये तीन का ऑप्शन था कि इन तीनों में से अगर तीनों फॉल्स हो रही हैं तो फिर वो आखिरी स्टेटमेंट को रन कर देगा जो आखिरी एल्स वाले पोर्शन में हमें दी गई है। अब बात करते हैं एक एग्जांपल की। तो ये जो हमारे पास ये इफ एल्स की कंडीशंस थी, ये बहुत से कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास सिनेरियोज होती हैं उन्हें डील करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं और बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स में ये यूज़ की जाती हैं। तो एग्जांपल ये है कि हमें एक ऐसा C++ प्रोग्राम लिखना है जो कि किसी यूज़र से उसके स्कोर जो हैं या किसी यूज़र या किसी स्टूडेंट से उसके एग्ज़ाम के स्कोर्स इनपुट करे, और
इस एक जो क्राइटेरिया दिया गया है उसकी बेस पर फैसला करे कि उस स्टूडेंट को क्या लेटर ग्रेड दिया जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम हमारे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यूज होता है, तो उसी की बात की जा रही है। तो इस तरह के प्रोग्राम जो है हम इफ कंडीशंस की सूरत में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है कि ये नंबर जो है अगर वो 90 से या 90 है या 90 से अबव है तो फिर उसका ग्रेड जो है वो ए होगा, अगर 80 और 89 के दरमियान में है तो फिर बी होगा। इस तरह से जो कंडीशंस दी गई हैं, और लास्ट पर जो दी गई है कि एफ फॉर स्कोर लेस देन 60, तो ये हमारे पास जो चीज़ है ये एल्स की सूरत में काम आएगी कि अगर नंबर जो है वो एल्स की जो 60 से नीचे हैं, यानी 3 तक हम 60 तक जो तो कंडीशंस लगाएंगे, अगर जो नंबर्स हैं वो 60 से भी नीचे हैं तो उस सूरत में एफ जो हमारा ग्रेड है वो स्टूडेंट को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम को लिखा हुआ है, मैं यहाँ सिंपली यहीं से इसको कॉपी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोग्राम्स किस तरह से काम करते हैं। तो पहले जो हमारा हमने प्रोग्राम लिखा था उसे सिंपली यहाँ से कमेंट करते हैं और यहाँ पर इस प्रोग्राम को पेस्ट करते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमने पहले बात की थी कि जो नंबर है उन तमाम की एक हमारे पास कंडीशन है, तो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो ये एक स्कोर जो है यूजर से उसके इनपुट में लेता है, एक कैरेक्टर नाम का कैर नाम का ग्रेड कैर डेटा टाइप का ग्रेड नाम का एक वेरिएबल बना दिया है, जिसको हम बाद में इनिशियलाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। तो इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो स्कोर अगर 90 होते हैं या 90 से अबव होते हैं तो वो ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर एक कैरेक्टर को स्टोर कर देता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज की समझ आ रही होगी। उसके बाद एल्स इफ अगर दूसरी सूरत में स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, जो यहाँ पर हमने बात की थी इस कंडीशन जहाँ पे दी गई है, तो 80 या 80 से अबव, यानी कि यहाँ पर तो वैसे ही 90 था, ऊपर वाली कंडीशन तो वैसे ही फुलफिल होगी, तो वहीं पे काम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर 80 से अबव होते हैं, यानी यहाँ पे इसका मतलब यह है कि 80 से लेकर 89 तक अगर उसके स्कोर्स होते हैं तो फिर ग्रेड को बी का नाम का जो करेक्टर है उससे वो इसे इनिशियलाइज कर दो। उसके बाद एक और कंडीशन है कि अगर स्कोर जो है वो 70 या 70 से अबव होते हैं तो फिर ग्रेड सी, अगर 60 या 60 से अबव होते हैं तो उस में ग्रेड डी होगा। अब एक और उसने बात की थी कि अगर 60 से कम हो जाते हैं तो वो अब कितने भी हो सकते हैं, वो 60 से कम 59, 58, 67 या हत्ता कि 0 तक होंगे, तो उस सूरत में जो ग्रेड है वो एफ ही होगा। तो इस तरह से हम एल्स के पोर्शन में एफ से ग्रेड को इनिशियलाइज कर देंगे। तो फिर जब भी वो कोई भी फैसला होगा, यानी नंबर जो है अगर वो इनमें से किसी एक में भी ट्रू हो जाती है कंडीशन के 80 या 80 से अबव हो जाते हैं तो वो ग्रेड को भी कर देगा, और उसके बाद वाले जितने भी हमारे जो भी रह जाते हैं, यानी सिर्फ उसके बाद जितने भी होंगे या एल्स तक, उन तमाम को स्किप करके प्रोग्राम यहाँ से निकल आएगा और उसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे रन करेगा। अब इसे हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं 90 स्कोर जो है वो लगाता हूँ कि मेरे स्कोर जो 90 है, तो उस सूरत में उसे कहना चाहिए कि जो ग्रेड इज ए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रेड ए हो गया। अब यहाँ पर चूंकि कंडीशन ट्रू हो चुकी थी तो उसने बाकी जितने भी ब्लॉक्स थे एल्स इफ के और एल्स के उन तमाम को स्किप कर दिया। अब इसको दोबारा से रन करके देखते हैं कि अगर यहाँ पर मैं फर्ज करो कि मैं 60 से नीचे 59 लगाता हूँ तो उस सूरत में उसने कह दिया एफ। अब इसके एक और भी बात सिनेरियो हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूं तो उस सूरत में भी ग्रेड इज एफ। अल्लाह ना करे किसी को इतने नंबर मिले। बहरहाल इससे नीचे जितने भी होंगे 60 से नीचे उन तमाम की सूरत में वो ग्रेड को एफ करेगा, यानी एल्स के पार्ट को रन करेगा। इससे ऊपर अगर कहीं पर भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो उस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा और नीचे वाले तमाम को स्किप कर देगा। अब आपके लिए एक टास्क ऐसा है कि आपको 3 नंबर्स यूजर से इनपुट करने हैं और उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसे यूज करना है, उसे प्रिंट करना है। उसकी मदद से करना है आपको इफ एल्स इफ के स्टेटमेंट जो हमने जिनके बारे में अभी बात की थी उसकी मदद से आपको करना है। अब इसका लॉजिक आपको खुद से क्रिएट करना है। प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली जो बात होती है वो लॉजिक की होती है। अगर हम लॉजिक बनाना जो है वो सीख लें कि एक काम जो है उसको किस तरतीब से हमें करना है, जैसे हम पहले जो प्रोग्राम्स कर रहे थे कि सबसे पहले वेरिएबल बनाना, उसके बाद इनपुट लेना और उसके बाद इस तरह से कि हम कोई कंडीशन लगाएंगे, तो इस तरह से हमारा अगर एक लॉजिक बिल्डिंग का जो काम होता है वो हमें समझ आ जाए तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो सिंटैक्स है वो तो हमारे पास इंटरनेट पर भी मिल जाते हैं। तो हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो सिंटैक्स है वो इंटरनेट से ले सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अपनी लॉजिक बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। जो सिंटैक्स है उसे आप एक तरफ समझ लें कि वो काम किस तरह से कर रहा है, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप किसी और लैंग्वेज में भी इसका वही काम करना चाहेंगे तो वो आप कर सकते हैं। अब एक शॉर्ट हैंड की बात कर लेते हैं इफ एल्स के। शॉर्ट हैंड का मतलब यही है कि हमें इफ एल्स को चंद लाइंस ऑफ कोड के साथ हम लिख सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि हमें एक वेरिएबल के बराबर ब्रैकेट्स के अंदर एक कंडीशन देनी है, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क
और फिर यहाँ पर दो एक्सप्रेशन की हमें जगह दी गई है। अब जो पहली एक्सप्रेशन है वो उस सूरत में काम करेगी अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, जैसे हम इफ एल्स की केस में करते थे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस स्टेटमेंट को रन कर दो। लेकिन एल्स के पार्ट में जो कंडीशन दी गई, जो भी स्टेटमेंट दी गई थी, उसे हमें यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट की जगह पर प्लेस करना है और सेंटर में एक कॉलन आएगा। अब आप ये जानते हैं कि हर एक प्रोग्राम के आखिर में एक सेमी कॉलन आता है, वो तो आएगा ही आएगा। तो इस एग्जांपल अभी हम देखें तो एक टाइम का वेरिएबल है, उससे 20 के तौर पर हमें इनिशियलाइज किया गया है। अगर ये टाइम जो है वो 18 से लेस है तो उस सूरत में प्रिंट कर दो गुड डे एल्स सी आउट गुड इवनिंग। तो यही काम हम इसकी सूरत में मदद से भी कर सकते हैं कि हम इसके एक वेरिएबल बनाएं स्ट्रिंग रिजल्ट, उसके बराबर में हमें एक कंडीशन लिखनी है जो हमने यहाँ पर इफ के बाद लिखी थी। तो उस कंडीशन के बाद एक क्वेश्चन मार्क और फिर जो स्टेटमेंट हमने इसके इफ के पार्ट में लिखी थी उसे पहले लिखेंगे और कॉलन के बाद जो एल्स के पार्ट में स्टेटमेंट लिखी गई थी उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो रन किया जाएगा। इसको अगर हम पहले जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखें, मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर कॉपी करें तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बार बार, क्योंकि ये पावर पॉइंट की जो हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है। तो मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को करके आपको दिखाता हूँ। और एक बात यह है कि हमें इसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल जो ज़रूर डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपली ये नहीं लिख सकते कि सी आउट गुड डे। तो इस सी आउट गुड डे को लिखने के बजाय हम इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस वेरिएबल के अंदर ये पहली वैल्यू स्टोर होगी और दूसरी सूरत में ये वैल्यू जो है वो स्टोर की जाएगी। तो यहाँ पर पहले मैं आपको प्रोग्राम लिखकर दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। जो मेरा ये प्रोग्राम है ये मैंने लिख लिया। अब इसका सिर्फ हमने रन करना है, क्योंकि ये काम किस तरह से कर रहा है वो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इन टाइम अगर क्योंकि 20 है तो ये पहली स्टेटमेंट जो है उसे रन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे सी आउट नहीं किया था, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है उसे सी आउट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट शो होगा गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। तो यहाँ से मैं इसे सिंपली रन करता हूँ तो इस सूरत में पहली स्टेटमेंट गुड मॉर्निंग रन होगी। क्योंकि यहाँ पर हमने इसे हार्ड कोड किया था, इसको मैं इस तरह से भी कर सकता था कि यूजर से इनपुट लिया जाता, लेकिन इस वक्त जो इसे हार्ड कोड नहीं किया, इसे हार्ड कोड किया हुआ है तो इसी तरह से इसे हम रन करेंगे। अब जो हमारा टाइम है वो 18 है, यानी यहाँ पर कंडीशन के मुताबिक टाइम ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। तो इसके अंदर 18 भी शामिल नहीं होता, बल्कि 19 से बात होती है कि अगर 19 या 19 से अबव होगा तो पहली स्टेटमेंट रन होगी। लेकिन इस सूरत में चूंकि मैंने 18 लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसे गुड इवनिंग रन कर शो करना चाहिए। तो इसी तरह से ये करेगा। तो ये सिंपली एक शॉर्ट हैंड था जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें बाज़ अच्छे प्रोग्राम इसी तरह से होते हैं कि उसके अंदर कम से कम लाइन ऑफ कोड यूज़ की जाती है। तो अब ये बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि प्रोग्राम के आप जो कौन सा प्रोग्राम अच्छा है, अब उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि आप चाहते हैं कि मैं कम से कम लाइन ऑफ कोड में लिखूँ, तो आप इस तरह के शॉर्ट हैंड्स को यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं C++ के स्विच स्टेटमेंट्स की। ये भी कुछ इसी तरह से है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा चॉइसेस मौजूद हों तो उस सूरत में हमें स्विच स्टेटमेंट्स यूज करना पड़ती हैं। तो जैसे कि हमारे पास इफ एल्स के अंदर एक या एक से ज्यादा कंडीशंस थी, अगर हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन होती तो हमें इफ एल्स यूज करना था, और अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस थी तो हम उस सूरत में इफ एल्स इफ को यूज करते थे। उसी तरह से हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है जिसे हम डिफरेंट कंडीशंस की सूरत में यूज करते हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस मौजूद हों तो उस सूरत में हमें स्विच स्टेटमेंट्स को यूज करना होता है। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि हमें सबसे पहले एक कीवर्ड लिखना है स्विच, और एक ब्रैकेट्स के अंदर, यानी जो हमारे पास ये ब्रैकेट्स है इसके अंदर हमें एक एक्सप्रेशन लिखनी होती है जो इन केसेस की सूरत में इवैल्यूएट हो। इन केस फर्ज करें कि हमारी एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो 1 आ जाता है, तो हमें केस के अंदर 1 लिखना पड़ेगा। यानी हमारे पास डिफरेंट केसेस होंगे कि अगर इस केस में कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर ये आ जाता है तो फिर ये कोड ऑफ लॉग जो इसके नीचे दिया गया है कॉलन के बाद नेक्स्ट लाइन में उसे रन कर दो। उसके बाद हमें एक ब्रेक का सिंबल लगाना पड़ेगा, ब्रेक का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। इसके काम के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल इसका यही एक जो है वो सिंटैक्स होगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास केस, दूसरा केस हम लिखेंगे, उसके बाद एक सेमी कॉलन, हमारे उसके बाद एक कॉलन और एक कॉल ब्लॉक,
फिर ब्रेक का कीवर्ड आएगा, और उस एंड के ऊपर जैसे हमारे पास एल्स इफ की सूरत में होता था कि इफ एल्स इफ की सूरत में हमारे पास लास्ट पर एक एल्स नाम का ब्लॉक होता था जो उन पहली तमाम कंडीशंस के फॉल्स हो जाने की सूरत में काम करता था। तो उसी तरह से ये एक डिफॉल्ट नाम का हमारे पास कीवर्ड है, उसके बाद कॉलन लगाकर हम जो भी चीज़ रन करेंगे तो पहली तमाम कंडीशंस के फॉल्स हो जाने की सूरत में ये कोड ब्लॉक जो है वो अपना काम करेगा। अब इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है, मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, बल्कि यहाँ से नहीं, ये डिश नंबर से कॉपी करते हैं ताकि हमें बार बार वहाँ पे जाकर जो है वो उसे करेक्ट ना करना पड़े। तो इसको पहले हम यहाँ से कमेंट करते हैं। ये तमाम सोर्स कोड जो है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप अगर आपको पास टाइम ना हो इसे खुद से लिखने का तो आप इसे देखकर भी अपना काम जो है वो चला सकते हैं टेम्पोरेरीली, लेकिन इसके लिए जो आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं होगा। तो इस प्रोग्राम जो है ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है कि हमें सबसे पहले वो ऑप्शन देता है कि आपके पास एक रेस्टोरेंट का मेन्यू है और 1 से लेकर 4 तक हमारे पास सिलेक्शन के लिए चॉइसेस हैं। तो अगर मैं सिलेक्शन करूंगा, यानी ये डिश नंबर को उसने एक्सप्रेशन के तौर पर रख दिया है, यानी स्विच के बाद जो कंडीशन है, अगर ये जो मैंने वेरिएबल दिया है जब इनपुट किया जाएगा तो इनपुट करने के बाद जाहिर सी बात है कि उस वेरिएबल के अंदर कोई एक वैल्यू इवेल्युएट होने के बाद आ जाएगी। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वेरिएबल ही यूज़ करें, आप कोई एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है इस डिश नंबर को वेरिएबल को यूज़ किया गया कि अगर स्विच के अंदर जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से काम करती है कि ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है जी केस 1, यानी डिश नंबर जो मैंने इनपुट किया है अगर वो 1 हो तो उस सूरत में क्या करो, यू हैव ऑर्डर्ड, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जो भी है छोड़ें। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है ये रन होगी। उसके बाद ब्रेक, तो ब्रेक का काम मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद क्या होगा जी, केस 2 रन होगा, यानी अगर वो चेक करेगा कि अगर इस डिश नंबर की वेरिएबल की वैल्यू अगर वो 2 दी गई है, सीन के अंदर अगर 2 दिया गया है तो उस सूरत में क्या करो, उस सूरत में ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसे रन करो। इसी तरह से तीसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है उसे चेक करेगा। लेकिन अगर यूजर ने 1 से लेकर 4 के अलावा कोई और स्टेटमेंट दे दी, कोई और नंबर जो इनपुट कर दिया है, तो उस सूरत में क्या होगा, ये चारों ब्लॉक्स चेक होने के बाद इसे छोड़ दिया जाएगा और लास्ट वाला जो डिफॉल्ट ब्लॉक है उसे एंटर कर दिया जाएगा। यानी अगर मैंने उसकी जो डिश है उसकी जो भी मतलब डिश की का नंबर जो था वो 1 और 4 के दरमियान था, मैंने 4 से अलग कोई और दे दिया, तो फिर उस वो इस ब्लॉक को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और कहेगा कि इनवैलिड डिश नंबर, प्लीज चूज अ वैलिड ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। तो ब्रेक का जो काम था वो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक का काम कुछ इस तरह से होता है कि स्विच के केसेस में अगर हमारे पास हम इस स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगाता हूँ तो फिर तो ऐसा होता है कि पहले केस को चेक किया, अगर यहाँ पर ये ट्रू हो जाता है तो वो इस स्टेटमेंट को रन करेगा और बाकी तमाम स्टेटमेंट्स को छोड़कर इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्रेक को यूज नहीं करता तो फिर वो ब्रेक के बाद आने वाली तमाम स्टेटमेंट्स को वैसे ही रन करेगा, वो चेक भी नहीं करेगा कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये जो फुलफिल हो रही हैं, यानी ये केस 2 भी काम, केस 2 है, केस 3 है या केस 4 है कि नहीं, उन तमाम चीज़ों को छोड़ देगा। और यहाँ पर जैसे ही हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी तो उसके बाद वाली तमाम स्टेटमेंट्स को भी रन कर देगा। अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वो 1 लिखता हूँ। उसने मुझसे पूछा है कि कौन सी नंबर ऑफ डिश जो है वो आप खाना चाहेंगे, तो यहाँ पर अगर मैंने 1 लिखा तो उसने क्या किया, यू हैव ऑर्डर्ड दिस, यानी पहली जो स्टेटमेंट थी उसे रन कर दिया। अब इसके अलावा अगर मैं 3 को एंटर करता हूँ तो उसने मुझे यू हैव ऑर्डर्ड सलाद हेल्दी चॉइस, तो उसने इस स्टेटमेंट को पहले चेक किया, पहले केस को, फिर दूसरे को, दोनों जो है वो हमारे पास जो ट्रू नहीं हुए, यानी वेरिएबल की वैल्यू ये नहीं थी। तो उसने तीसरी स्टेटमेंट को जब चेक किया तो इसके ट्रू होने की सूरत में उसने इन स्टेटमेंट को रन कर दिया और लास्ट पर जो भी थी उनको स्किप कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ब्रेक को हटा दूँ, एक ब्रेक को हटाकर आपको दिखाता हूँ कि फर्ज करो कि मैंने इसे इस तरह से रन किया और अब यहाँ पर अगर मैं दोबारा से रन करते हैं तो मैं अगर यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो उसके अंदर आपके पहले अगर हमारे पास ब्रेक थी तो उस सूरत में क्या होता था कि इसके बाद जो था वो बकाया सबको स्किप कर देता। लेकिन अब यहाँ पर ब्रेक जो है वो मौजूद नहीं है, तो अब अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो उसके बाद वाली तमाम स्टेटमेंट्स भी साथ ही रन हो रही हैं। तो उसने क्या किया कि यू हैव ऑर्डर्ड दिस और उसके बाद ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा के बाद यहाँ पर ब्रेक मौजूद थी तो यहाँ पर तो ब्रेक लग गई। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूंकि ब्रेक नहीं थी तो उसने इन तमाम नेक्स्ट, अगर यहाँ पर इन तमाम के बाद ब्रेक ना होती तो वो उन सभी को रन कर देता। लेकिन क्योंकि इसके बाद जो ब्रेक मौजूद नहीं थी तो उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट पर गया। अब नेक्स्ट के बाद यहाँ पर ब्रेक लिखी हुई थी तो ब्रेक ये कहती है कि अगर तुम्हारी स्टेटमेंट की जो भी केस था वो ट्रू हो रहा है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को यहाँ से स्किप करो और बाहर चले जाओ। तो इस तरह से यही बात थी कि इस ब्रेक का यही फायदा होता है कि वो उस सूरत में
कि जो कोड ब्लॉक है उससे बाहर चला जाता है और बकाया स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पर इसे नहीं लगाएंगे तो वो बाकी स्टेटमेंट्स जब तक ब्रेक उसे दिखाई नहीं देगी तो वो उन तमाम केसेस की स्टेटमेंट्स को बकाया चेक किए रन कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा, मुझे बार बार मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है मैं अच्छे से अपना काम जो है वो कर पाया। अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी यूज़र से डे नंबर जो है वो इनपुट ले, यानी 1 से लेकर 7 तक उसे इनपुट्स लेने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक वेरिएबल को ही एक एक्सप्रेशन के तौर पर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमें ये प्रिंट करना है उस दिन के कोरस्पॉन्डिंग हमें डेज जो है वो प्रिंट करने हैं कि अगर वो 1 एंटर करता है तो संडे, 2 एंटर करता है तो मंडे, यानी जो भी हम तरतीब रखना चाहें, अभी हमारी अपनी मर्जी है। तो एक तरतीब के हिसाब से अगर वो 1 करता है तो हम एक दिन को जो है वो हमें प्रिंट करवाना है, दूसरे केस में हम दूसरे को प्रिंट कराएंगे और इस तरह से सो ऑन। तो इस प्रोग्राम को पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह से काम करेगा। तो मैंने ये प्रोग्राम लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारी एक्सप्रेशन जो हमने कंडीशन दी थी उसके अंदर हमने जो डे ऑफ वीक जो हमने इनपुट लिया हमने उसे वहाँ पर लिख दिया है। अब होगा ये कि जब इस डे ऑफ वीक को वो चेक करेगा कि हमारे पास उस वेरिएबल के अंदर इनपुट क्या थी, तो अगर केस 1 होता है, यानी उसके केस 1 का मतलब ये है कि जो वैल्यू उसकी हम देखना चाहते हैं कि 1 की सूरत में, तो यहाँ पर उसे 1 लिखेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम इनपुट के तौर पर कोई स्ट्रिंग ले रहे हो, यहाँ पर तो हम एक इंटीजर ले रहे थे, अगर स्ट्रिंग ले रहे हो तो यहाँ पर 1 की जगह वो स्ट्रिंग आएगी 2 डबल कोट से सराउंडेड। यानी अगर यहाँ पर हमने कोई इस तरह का सिनेरियो होता कि हमें कोई स्ट्रिंग ले रहे होते तो हमें एक डबल कोट्स के दरमियान जो हम स्ट्रिंग चाहते हैं कि उस सूरत में ये काम हो, तो हमें केस 1 की जगह उसके जो भी हमारे पास कंडीशन थी हमें उसे लिखना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हो रहा है कि डे जो है हमने इनपुट लिया, अगर केस 1 हो रहा है यानी वैल्यू डे की 1 हो रही है तो फिर उस सूरत में सी आउट कर दो मंडे और यहीं पर ब्रेक कर दो, बकाया जो भी हमारे नीचे आने वाली कंडीशन हम तमाम को स्किप कर दो और केस 2 की सूरत में ये स्टेटमेंट रन कर दो। अब इसी तरह से ये तमाम जो है वो चेक होंगी। अगर तमाम में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है, यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई एक होती है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारी स्टेटमेंट थी वो रन होगी और जो बाकी जो है वो तमाम स्किप हो जाएंगी। लेकिन अगर इन तमाम में से कोई भी रन नहीं होती, जो कोई भी ट्रू नहीं होती, तो फिर सूरत में जो एक डिफॉल्ट काम है यानी एंटर अ वैलिड डे। अब ये भी हो सकता है कि मैंने गिनती जो है वो 1 से 7 के दरमियान ना लिखी हो और उसके अलावा कोई और काउंटिंग लिखती हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैंने कोई और स्ट्रिंग लिख दी हो, तो उन तमाम सूरतों में वो कहेगा कि एंटर अ वैलिड डे। अब इसे रन करके देखते हैं।
कि ये काम किस तरह से कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे 1 दूँ तो यहाँ पर इसे मंडे शो करना चाहिए, जैसे कि ये कर चुका है। अब 1 से 7 के दौरान अगर मैंने 7 दे दिया तो वो संडे को प्रिंट करेगा। लेकिन अगर इसके अलावा मैंने कोई और नंबर दिया, मसलन मैं अगर यहाँ पर 8 लिख देता हूँ तो कहेगा एंटर अ वैलिड डे, यानी आखिरी जो स्टेटमेंट है वो रन की जाएगी। तो इस सूरत में ये भी तो हो सकता है कि मैं कोई एक स्ट्रिंग इस तरह से दे रहा हूँ, तो उस सूरत में भी उसे कहना चाहिए कि एंटर अ वैलिड डे, यानी उसने तमाम स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया कि ये तमाम स्टेटमेंट्स जो है वो तो जो है वो हमारे पास जो है वो ट्रू जो है साबित नहीं हो रही। तो उन सूरत में उसने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को रन कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि ये कि इफ एल्स की सूरत में कंडीशंस थी, लेकिन इसका एक जो सिंटैक्स है उसके अंदर कुछ डिफरेंस है। तो अब आप बात करते हैं कि आपको टास्क क्या परफॉर्म करना है। तो हमारे पास जो हमने प्रोग्राम इफ एल्स की सूरत में लिखा था, पहले जो हमारे पास एग्जांपल में हमने प्रोग्राम किया था कि ग्रेडिंग सिस्टम वाला कि एक नंबर से यूजर से इनपुट लेने हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ग्रेड होगा उसे शो करना है। तो वही प्रोग्राम जो आपको उसे स्विच स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इसका ये तरीका है कि आप पहले एक लॉजिक बनाएं, सोचें कि ये काम जो है वो किस तरह से होगा और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करें। और अगर इस आपसे ये कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आती है तो पहले तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछें, मैं हर एक कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर जो है आप कमेंट्स नहीं करना चाहते हैं या आपके पास जो है वो टाइम नहीं है, आपकी मर्जी है, आप कमेंट करते हैं कि नहीं करते, बहरहाल मेरी सजेशन ये है कि आप कमेंट्स किया करें ताकि हम एक कम्युनिटी की तरह से इंटरेक्ट कर सकें। और दूसरी सूरत यह है कि आप इंटरनेट पर सर्च करें, इस प्रोग्राम का नाम लिखे, आपको इसके रिलेटेड जो प्रोग्राम होगा वो इस सिंटैक्स समेत जो आपको मिल जाएगा। फिर उसको आप समझें और उसके ऊपर देखें कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, उसे सॉल्व करें। अब ये है कि जो भी अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया और आप इसी वीडियो से इसे देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शुरू से इस तमाम प्लेलिस्ट को देखें, क्योंकि इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसे शुरू से लेकर देखें ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकें। अगर आप इसको सीरीज में फॉलो करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह इस सीरीज के अंदर पूरी C++ जो है वो सिखा दूंगा, फिर आप एडवांस प्रोग्रामिंग भी कर सकेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।